हेलो दोस्तों, आई होप आपकी प्रिपरेशन जो है नाबार्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और एक क्वेश्चन जो आप में से हर स्टूडेंट मुझसे या तो मेल में पूछ रहा है या कैलेंडरी कॉल्स में पूछ रहा है या फिर कॉल्स में पूछ रहा है, वो ये है कि सर ईएसआई को किस तरह से प्रिपेयर करना है नाबार्ड एग्जामिनेशन के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ आपका भी डाउट ये जरूर होगा कि ईएसआई को किस तरह से प्रिपेयर करना है। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अगले 30 डेज के लिए आप ईएसआई को किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें हम आपके कॉमन क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। जैसा कि दोस्तों ईएसआई की वेटेज क्या होती है इन दी नाबार्ड एग्जामिनेशन, देन हम बात करते हैं टॉपिक वाइज ईएसआई की क्या वेटेज होती है इन फेज 1, इन फेज 2, ईएसआई करंट अफेयर्स क्या होते हैं, किस तरह से ईएसआई करंट अफेयर्स को फेज 1 के लिए प्रिपेयर करना है, किस तरह से फेज 2 के लिए प्रिपेयर करना है। फिर हम बात करेंगे कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं फॉर योर ईएसआई प्रिपरेशन। और एट दी एंड दोस्तों ईएसआई स्टैटिक के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि कौन से ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए फॉर द ईएसआई। अब इन्हीं चीज को मैं डिस्कस भी करूंगा कि आप 30 डेज में किस तरह से इनको अप्रोच कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन में एट दी एंड आपके साथ जरूर करूंगा। अब चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। बट एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनकी बकेट लिस्ट में ना एडोटैप का कोर्स भी है दोस्तों, तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप कह सकते हैं दोस्तों। आप हमारा नाबार्ड का गोल्ड कोर्स 2 डेज के लिए जस्ट एट ₹1 एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा नाबार्ड का डेमो कोर्स जो है, जिसमें आपको हमारा पूरा का पूरा गोल्ड कोर्स जो मेन कोर्स है नाबार्ड का पूरा कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं फॉर 2 डेज जस्ट एट ₹1। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, आप पूरा कोर्स एक्सेस कर सकते हैं बट यहाँ पे कोई भी फाइल डाउनलोडेबल नहीं होगी, तो दैट इज द थिंग। ठीक है, बट आप टीचिंग स्टाइल देखना चाहते हैं, आप नोट्स देखना चाहते हैं, वो चीज आप यहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के साथ। सबसे पहला चीज कि सर ईएसआई की नाबार्ड में वेटेज क्या है। आई होप आप में से काफी स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होगा, बट अगर आप बिल्कुल नए हैं इस प्रिपरेशन में तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, जो कि डिस्कशन आपकी नाबार्ड की नोटिफिकेशन में क्लियरली डिफाइंड है। नाबार्ड की नोटिफिकेशन में आपको लिखा हुआ है कि फेज 1 का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा वहां पे एक 100 मार्क्स का मेरिट सेक्शन होता है, जिसमें आता है जीए 20 क्वेश्चन, ईएसआई यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के 40 क्वेश्चंस और एआरडी के 40 क्वेश्चंस। तो इसका मतलब यहाँ पे 40% वेटेज ये कंपोनेंट कैरी करता है आपके मेरिट सेक्शन में। इसी के बेस पे ही आपकी फेज 1 की मेरिट भी निकलेगी, तो इसलिए सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आते हैं फेज 2 में, तो फेज 2 में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज आप देखोगे पेपर 2 में ईएसआई एंड एआरडी को मिला के आपके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, और 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। और यहां पे भी जो हमने ट्रेंड ऑब्जर्व किया है, तो ऑलमोस्ट 50% पेपर जो है वो आपका ईएसआई से आता है। इसका मतलब यहां पे भी 50 to 55% वेटेज जो है वो ईएसआई कैरी करता है, जिसका मतलब है कि आप इस कंपोनेंट को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते, बिल्कुल भी इसको छोड़ नहीं सकते। अब बात करते हैं कि सर ईएसआई की टॉपिक वाइज वेटेज क्या है। अगर अब टॉपिक वाइज वेटेज में सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ईएसआई में टॉपिक्स होते कौन से हैं। अगर मैं बात करता हूं ब्रॉडली, अगर मैं कैटेगराइज करता हूं दोस्तों आपकी ईएसआई के टॉपिक्स को, तो यहां पे ईएसआई को हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं जी आपका गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स रिलेटेड टू सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, देन आता है ईएसआई करंट अफेयर्स। अब यहाँ पे सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का जो सिलेबस है उसके बेस पे जो करंट अफेयर्स आते हैं ईएसआई करंट अफेयर्स, और फिर आता है ईएसआई स्टैटिक। तो ब्रॉडली अगर हम बात करोगे तो ईएसआई इन 4 पिलर्स में डिवाइड होता है, जिसकी अगर मैं आपको वेटेज बताऊं दोस्तों, तो हमने जो ऑब्जर्व किया है 2022 से लेके 2025 तक अगर आप देखोगे ईएसआई कंपोनेंट में, तो यहां पे स्टैटिक के 4 क्वेश्चन थे, टोटल 30 मार्क्स। ठीक है जी, सॉरी, हाँ 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन ऑफ स्टैटिक, 6 क्वेश्चन ऑफ स्टैटिक, 9 क्वेश्चन थे स्टैटिक के, और यहां पे 12 क्वेश्चन थे। यानी कि स्लोली एंड स्लोली व्हाट वी आर विटनेसिंग इसके स्टैटिक की वेटेज थोड़ी सी यहाँ पे एनहांस हुई है। तो आप स्टैटिक को जो है लाइटली नहीं ले सकते हैं इस एग्जामिनेशन में, कहीं ना कहीं वहां से क्वेश्चन हर साल यहाँ पे बढ़ते दिख रहे हैं। ठीक है, स्कीम्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो सबसे डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहा है वो गवर्नमेंट स्कीम्स प्ले कर रही हैं। रिपोर्ट्स की
अगर मैं वेटेज की बात करूं दोस्तों, तो अराउंड 3 मार्क्स की रिपोर्ट्स पिछली बार आई हैं और 9 मार्क्स का आपका ईएसए करंट अफेयर्स यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, ये फेज 1 की बात है। बात करते हैं फेज 2 की। तो फेज 2 में दोस्तों जो हमने देखा है कि ईएसआई स्टैटिक की वेटेज बहुत ही ज्यादा कम है। डिस्क्रिप्टिव में तो पूछा जा रहा है, बट ऑब्जेक्टिव में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्वेश्चन ही है जो ईएसआई स्टैटिक से पूछे जा रहे हैं। हार्डली 4 या 5 मार्क्स का पेपर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अराउंड 4 मार्क्स का पेपर था जो ईएसआई स्टैटिक का था, बाकी सारा पेपर करंट बेस्ड दिया रहा है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे करंट की डोमिनेशन बहुत ज्यादा है। तो अगर आप ईएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका ईएसआई करंट अफेयर्स पे होल्ड होना बहुत जरूरी है। स्टैटिक आपको पढ़ना है, कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे करंट की वेटेज बहुत ज्यादा है, तो ईएसआई करंट अफेयर्स पे होल्ड होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि सर जो ईएसआई करंट अफेयर्स जिसकी आप बात कर रहे हो, अब वो ईएसआई करंट अफेयर्स आगे क्या होते हैं। ईएसआई करंट अफेयर्स की जब मैं बात करता हूं दोस्तों, तो ईएसआई करंट अफेयर्स में सबसे पहले तो ये आता है कि ये ईएसआई करंट अफेयर्स क्या है जो इस सिलेबस से रिलेट करते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। चाहे आप अपना स्टैटिक कंपोनेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप अपना करंट कंपोनेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, इस सिलेबस को आपको बाय हार्ट मेमोराइज करना है। जी हाँ, सबसे पहली चीज अगर आप तैयारी कर रहे हैं नाबार्ड की, तो आपको इस सिलेबस को बाय हार्ट याद करना है। आपको हर एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए क्या कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अगर कोई लेके आ रहा है, कोई पॉलिसी को लेके टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है या एग्रीकल्चर को लेके इंस्टीट्यूशन है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, जेंडर इश्यूज, सोशल डेवलपमेंट, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब चीजें आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। यहीं से ही वो क्वेश्चंस आपके डिराइव कर रहा है जो भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट है आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी। सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हम जो करंट अफेयर्स हैं ईएसआई के, उनको डिवाइड करते हैं इन 3 प्रिडोमिनेंट पिलर्स: गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स, रैंकिंग एंड एनालिसिस, एंड थर्ड इज योर ईएसआई करंट अफेयर्स, यानी कि लेटेस्ट डेवलपमेंट रिलेटेड टू सिलेबस। ये आ जाते हैं आपके ईएसआई करंट अफेयर्स के पिलर्स। इनको हम बोलते हैं बेसिकली ईएसआई करंट अफेयर्स। होता क्या है, इन चीजों का अमलगमेशन या कॉम्बिनेशन जो है वो बेसिकली होता है ईएसआई करंट अफेयर्स। जैसे कि आप क्वेश्चन देखोगे, ये स्कीम्स पे क्वेश्चन आया, ये ईएसआई करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन आया है फेज 1 में, रिपोर्ट्स पे क्वेश्चन आए थे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ऊपर, देन फेज 2 में स्कीम्स पे क्वेश्चन आता है। ये सारा कुछ जो पार्ट है वो ईएसआई का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं जी, अगर ईएसआई करंट अफेयर्स को आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर फेज 1 या फिर फेज 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो किस तरह से आपको करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर डिस्कशन रिक्वायर्ड है। देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, तो मैं जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर एक डिटेल सेशन आपके साथ ऑलरेडी ले चुका हूं, हाउ टू प्रिपेयर गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर द अपकमिंग नाबार्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट स्कीम्स, प्रेपरेशन, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री सब बता दिया है, तो आप जाके इस वीडियो को यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट्स के बारे में कि सर रिपोर्ट्स जो हैं उनको किस तरह से प्रिपेयर करना है। पहली बात तो रिपोर्ट्स की वेटेज देखते हैं। ठीक है जी, रिपोर्ट्स की वेटेज का देखा जाए दोस्तों, तो पिछली बार 3 मार्क्स आए थे ईएसआई करंट अफेयर्स में, और ऑब्जेक्टिव में रिपोर्ट के क्वेश्चन नहीं आए हैं। ठीक है, ऑल्दो 2024 में क्वेश्चन आया था, पर 2025 में फेज 2 में जो है रिपोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए थे। फेज 1 में भी रिपोर्ट्स जीए में थोड़ी सी वेटेज बढ़ी थी, बट ईएसआई में जो क्वेश्चन है वो रिपोर्ट्स से कम, रिपोर्ट से क्वेश्चन ऑलमोस्ट 3 to 5 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। ठीक है जी। अब आता है यहाँ पे एक चीज कि सर यहाँ पे रिपोर्ट्स कौन सी पढ़नी है जिस पे हमें फोकस करना है। देखिए, अगेन मैं बोलूंगा सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से समझिए। आपके सिलेबस में एजुकेशन सिस्टम को काफी हाईलाइट किया गया है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो एजुकेशन रिलेटेड आती हैं, जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है फॉर द एग्जामिनेशन। रिपोर्ट्स लाइक, अगर यूडीएएससी की रिपोर्ट आती है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन आता है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आते हैं, लेटेस्ट एडिशन आया है इनका, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अगर ये आया है, ये कुछ ऐसी स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करनी ही करनी है। आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी इनको पढ़ सकते हैं। अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अभी इन रिपोर्ट्स को पहले पढ़ सकते हैं। यूडीएससी की रिपोर्ट रिलीज हो चुकी है, एनएफएचएस रिलीज हो चुका है, ऑल इंडिया सर्वे इन हायर एजुकेशन और एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है, अभी आप वेट कर लीजिए टिल नोटिफिकेशन, तो जब लेटेस्ट एडिशन आएगा
आप उसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से जनरली एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है, बट मैं ये बोलता हूँ बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे को अभी टच मत कीजिए, बिकॉज लेट्स वेट कि पेपर कब होता है। अगर पेपर थोड़ा लेटर एंड ऑफ द एग्जाम, लेटर एंड साइकिल में होना, तो क्वेश्चन थोड़े से आने के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कौन सी रिपोर्ट्स पढ़नी है? इसके अलावा आपको रिपोर्ट्स पढ़नी है जो रिपोर्ट्स आपकी नेशनल प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज कर रही हैं, जो कि आपके सिलेबस से रिलेट कर रही हैं। लाइक कोई नीति आयोग ने रिपोर्ट रिलीज कर दी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट है, सिलेबस रिलेट करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने कोई रिपोर्ट रिलीज की है तो वो अगर सिलेबस से रिलेट करती है, इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन आ जाती है। पॉवर्टी के ऊपर कोई रिपोर्ट रिलीज करती है तो वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, जैसे कि अगर मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूं, क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। क्लियर कट हमारे सिलेबस रिलेट करता है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स या फिर मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी को लेकर रिपोर्ट बनती है, तो इसीलिए इस पे क्वेश्चन आया है जो कि आपके सिलेबस से रिलेट करता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के सर, क्या मैं जब रिपोर्ट को पढ़ने बैठ रहा हूं मुझे समझ नहीं आता, मैं रिपोर्ट्स को पढ़ूं कैसे? तो रिपोर्ट्स को पढ़ना कैसे है उस चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, रिपोर्ट को पढ़ने के लिए ना एक बेसिक फंडा समझना, रिपोर्ट्स होती क्या है? रिपोर्ट्स किसी चीज का एनालिसिस है। कोई भी चीज अगर मैं बोलूं कि आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसी तरह से सरकार की कुछ नीतियों के ऊपर एनालिसिस करना जरूरी है। सरकार ने कोई गोल है उसके ऊपर एनालिसिस करना जरूरी है। कोई एक फ्रेमवर्क बनाना है उसका एनालिसिस करना जरूरी है। वर्ल्ड लेवल पे आप पॉवर्टी को लेकर अगर कोई एनालिसिस करोगे कि कौन सी कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, तो आपको एक एनालिसिस करने की जरूरत है। ये जो एनालिसिस होता है ये रिपोर्ट्स होती है। अब इस एनालिसिस के लिए आपको कोई ना कोई पैरामीटर्स चाहिए होंगे जिसके बेस पे आप ये एनालिसिस करोगे, फिर आप उस बेस पे रैंकिंग निकालोगे। आप ये भी बताओगे कि इस कंट्री ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अगर हम बात करते हैं। यही सब चीजों को अगर मैं रिपोर्ट्स के स्ट्रक्चर में बात करूं, जिस तरह से आप रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई इसकी रिलीजिंग बॉडी कौन है, कि जो रिपोर्ट आप बात कर रहे हो ये एनालिसिस किया किसने है। इंपॉर्टेंट, किस पैरामीटर के बेस पे ये एनालिसिस हुआ है। अब अगर आप पैरामीटर की बात करते हैं, खासतौर पर अगर इंडिया स्पेसिफिक रिपोर्ट है तो पैरामीटर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, आपको पता होने चाहिए। अब इसके बेस पे आ जाती है आपकी की रैंकिंग, कि भाई किसका क्या परफॉर्मेंस है, यानी कि टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं और बॉटम 3 कंट्रीज कौन सी हैं। अब इसके अलावा क्या आ जाता है जी, जो मैंने आपको बोला, इसके अलावा अगर कोई परफॉर्मेंस हाईलाइट की गई है कि इस कंट्री ने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया, या फिर अगर इंडिया की रिपोर्ट है इस स्टेट का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था इस स्पेसिफिक इंडिकेटर में, तो ये आ जाता है सारा कुछ की फाइंडिंग्स में। ये मैं बात कर रहा हूं, ये पैरामीटर ना आपके नेशनल इंटरनेशनल रिपोर्ट दोनों में ही सेम रहते हैं। अगर आप इंटरनेशनल रिपोर्ट की बात कर रहे हो तो वहां पे एक चीज इसके बाद और ऐड होती है जिसको बोलते हो इंडिया स्पेसिफिक। अब इंडिया स्पेसिफिक में भारत का रैंक क्या है, इंडिया की पैरामीटर वाइज परफॉर्मेंस क्या है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया ने क्या इंप्रूवमेंट की है, वो सब आपको पता होना चाहिए जब इंडिया स्पेसिफिक की बात कर रहे हो। यहां पे अगर आप टॉप, आपको ये अगर लेट्स से एग्जांपल रिपोर्ट ले रहे, कोई रिपोर्ट एक्स है यार, किसने बोला चाइना का रैंक है जी 25, इंडिया का रैंक है 105 और टॉप पे आती है स्वीडन। ठीक है, ये बोला। अब अगर मैं नॉर्मल केस में बात करूं और लेट्स से बॉटम पे आती है घाना, कोई रिपोर्ट एक्स वाई जी। अब जी मुझे क्या पता होना चाहिए, टॉप पे कौन है, इंडिया का रैंक है, बॉटम पे कौन है। अब अगर ये लिखा गया चाइना का रैंक 25 है जो कि इसका बेस्ट है, तो मुझे चाइना का रैंक पता होना चाहिए। कॉमन लेवल पे आपको हर कंट्री का रैंक नहीं पता करना है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट कंट्रीज का रैंक पता करना है, टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है। हाँ, अगर किसी के बारे में कोई स्पेशल हाईलाइट्स की गई हैं वो आपको पढ़नी है। इस तरह से आपको रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना है। तो अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं रिपोर्ट्स को लेके, देखिए फैक्ट्स को घबराइए मत। बहुत बच्चे ना फैक्ट्स को लेके एकदम घबरा जाते हैं कि सर मुझे सारे फैक्ट्स याद करने हैं। मैं हमेशा कहता हूं पहले बेसिक्स पढ़ो,
अगर एसडीजी के ऊपर रिपोर्ट है, 17 एसडीजी, 17 एसडीजी के टारगेट्स दिए हुए हैं, थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, डू नॉट गो विद दैट रिपोर्ट फर्स्ट गो विद दैट रिपोर्ट जहां पे कोई रैंकिंग्स हैं, पैरामीटर, ताकि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस बने। तो जो अब हम 30 डेज की अप्रोच करेंगे, उसमें यह नहीं कि हमें हर रिपोर्ट को क्रैम करना है, हमें कुछ सर्टेन रिपोर्ट्स को पहले, इन तरह की रिपोर्ट्स को पढ़ना है जो थोड़ा सा समझने में आसान लग रही हैं, थोड़ा सा फ्लो में समझ आ रही हैं, उनको मैं पहले पढ़ूं ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक रिपोर्ट है एसडीजी इंडिकेटर फ्रेमवर्क, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, बहुत डाटा हैवी रिपोर्ट है, उसको आप अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, होल्ड कर लो। कोई रैंकिंग वाली रिपोर्ट है, पैरामीटर डिफाइंड रिपोर्ट है, उनको पढ़ लो, ताकि जब आपका 3, 4, 5 दिन बाद कॉन्फिडेंस बने, आपको रिपोर्ट समझ आने लग जाए, देन यू मूव टुवर्ड्स दैट डाटा हैवी रिपोर्ट। ठीक है जी, तो इस तरह से आपको रिपोर्ट्स को अप्रोच करना है। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है जिसको बोलते हैं ईएसए करंट अफेयर्स के। सर अब मैं ईएसए करंट अफेयर्स पढ़ता हूं, अब देखिए स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स के अलावा जो चीज आपके करंट अफेयर्स से रिलेट करती है उसको हम बोलते हैं ईएसए करंट अफेयर्स। अगेन यहां पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट यहां पे ये इंपॉर्टेंट है कि जो चीजें हैं वो आपकी सिलेबस से रिलेट होंगी, तो आपका सिलेबस अंडरस्टैंडिंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। दूसरा पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट आ जाता है टाइमलाइन को लेके, बिकॉज ईएसआई करंट अफेयर्स में भी क्या है, काफी चीजें ना सिमिलर ही टॉपिक्स हैं पर वो आगे चलते रहते हैं, तो टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। आई थिंक दैट पॉइंट गॉट स्किप्ड फ्रॉम माय माइंड इन फॉर रिपोर्ट्स आल्सो। टाइमलाइन बड़ी मैटर करती है, तो आप एक टाइमलाइन नोट कर लीजिए। टाइमलाइन आपके लिए फेज 1 के लिए 5 मंथ्स है, फेज 2 के लिए 8 महीने है। बट अगर आप मुझसे पूछोगे किस मंथ से स्टार्ट करना है, मैं बोलूंगा लेटेस्ट मंथ जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज जून से आप स्टार्ट कीजिए पढ़ना। जून, जब तक आपका जून कंप्लीट होगा तो जुलाई स्टार्ट हो जाएगा, और जब जून और जुलाई कंप्लीट होगा देन वी विल गो टू द मंथ ऑफ मई एंड देन अगस्त। क्योंकि नोटिफिकेशन लेट्स सी कब आती है, अगर नोटिफिकेशन थोड़ा डिले हो जाता है तो हो सकता है कि पेपर या सितंबर या अक्टूबर में देखने को मिले। अगर अक्टूबर के आसपास पेपर जाता है तो देखिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इंपॉर्टेंट हो गए, और मई, तो 5 महीने हो गए। बट अगर आप लेटेस्ट मंथ से पढ़ोगे तो जितना भी टाइम आप यहां पे जून में इन्वेस्ट करोगे, चाहे पेपर थोड़ा सा डिले हो या थोड़ा जल्दी भी आ जाता है, आपके लिए जो लास्ट मंथ जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, 5 में से आखिरी 3, 8 में से आखिरी 6, वो प्रायोरिटी पे यहां पे कवर हो जाए। इस तरह से आपको अप्रोच करना है। अब आते हैं ईएसआई करंट अफेयर्स में। देखिए अगर मैं ईएसआई करंट अफेयर्स को भी डिवाइड करता हूं ब्रॉडर कैटेगरीज में, तो आपका ईएसआई करंट अफेयर्स ना ब्रॉडली अगर मैं बात करूं, देखो किस किस प्रोग्राम्स, किस किस डायमेंशंस में कवर होंगे। पहली बात है भाई गवर्नमेंट प्रोग्राम, गवर्नमेंट प्रोग्राम हो गया, कोई इनिशिएटिव हो गया, जैसे सरकार ने लेट्स से हेल्थ के लिए कोई इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है, एजुकेशन के लिए कोई इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया, जैसे आप परख पोर्टल की बात करोगे, अपार आईडीज की बात करते हो, ठीक है, यूडीएसीएल सिस्टम की बात करते हो, या फिर आप कह सकते हो हेल्थ को लेकर गर्भिणी इनिशिएटिव है उनकी बात करते हो, ये सारे आते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। यहां पे आपको फोकस करना है कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या चीज ये मीट करना चाहता है, क्या इसका कोई टारगेट है, ये फोकस करना होता है। ये फर्स्ट सेट ऑफ न्यूज आपको इन टॉपिक्स में दिखेंगी। दूसरी सेट ऑफ टॉपिक्स आपको दिखेंगी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। अब ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस क्या हुए जी, लाइक ब्रिक्स, एशियान, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है जी, बिम्स्टेक, इन तरह की ऑर्गेनाइजेशंस पे आपको कुछ सर्टेन सेट ऑफ न्यूज दिखेंगी। यहां पे जब आपको न्यूज दिख रहे हैं तो सबसे पहले फोकस करना है, फोकस करना है अपकमिंग 30 डेज में। जब आप इस तरह की न्यूज पढ़ रहे हो कि भाई ये टॉपिक क्या है, अगर मैं ब्रिक्स की न्यूज पढ़ रहा हूं तो पहला पॉइंट व्हाट इज ब्रिक्स, सेकेंड पॉइंट समिट हुई उसकी थीम क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट वुड बी अगर जब वो समिट हो रही है, जब भी उनकी कोई फाइनल समिट्स होंगे तो कुछ डेक्लेरेशन साइन होती हैं, या फिर उस समिट में कुछ चीज अनाउंस हुई है, अगर कोई मेजर इनिशिएटिव अनाउंस हुआ है या अनाउंसमेंट्स हैं, वो है थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आता है अगर वो समिट इंडिया में नहीं हो रही और इंडिया ने कोई चीज अनाउंस कर दी है, दैट इज द फोर्थ पॉइंट जो आपको पढ़ना है। तो इन 4 पॉइंट्स के ऊपर ही आपको हमेशा जो है इन तरह की न्यूज पढ़नी है। आई एम सेइंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, द समिट वेयर इट इज टेकिंग प्लेस,
इंडियाज रिलेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट वुड बी कि कोई अनाउंसमेंट्स हुई हैं, चाहे वो इस समिट में हुई है, चाहे इंडिया ने कोई अनाउंसमेंट की है, वो पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है। ये आते सेकेंड सेट ऑफ न्यूज। थर्ड सेट ऑफ न्यूज जो आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई है जब से ये ट्रेड या वॉर चल रही है, दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। अब इंडिया एज अ कंट्री अपनी ग्रोथ के लिए काफी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन कर रहा है, चाहे वो यूके के साथ हो, ओमान के साथ हो, बाकी कंट्रीज के, न्यूजीलैंड के साथ हो। उन सब के केस में आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट हो रहा है। तो भाई एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट का कोई टारगेट है, एग्रीमेंट में क्या एक्सक्लूड किया गया है। इंक्लूजन्स तो आ जाती हैं, एक्सक्लूजन याद रखना है, कुछ 4-5 मेजर पॉइंट्स होते हैं जो छोड़े जाते हैं, वो पता होना चाहिए। देन आपको यहां पे ये पता होना चाहिए कि कोई ऐसा स्पेशल बेनिफिट तो नहीं है जो इंडिया को दिया गया या इंडिया ने दिया है। स्पेशल बेनिफिट का मतलब, आपने लेट्स से इंडिया यूके एग्रीमेंट साइन किया, उन्होंने बोला जी हम इंडियन जो शेफ्स हैं उनके लिए, या इंडियंस जो लेबरर्स हैं उनके लिए सोशल सिक्योरिटी जो हमारी स्कीम्स हैं उसके बेनिफिट्स उनको दे रही हैं विदाउट एनी कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ हाइपोथेटिकल, इट्स नॉट, ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ है, अगर ऐसा कुछ पढ़ रहे हो तो ये है स्पेशल प्रो बेनिफिट्स, इनके ऊपर फोकस करना है। जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखो, करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि सबको रट्टा मारो, आप चीजें समझो तो सी, उनको पढ़ना तो स्टार्ट करो, स्लोली स्लोली कॉन्फिडेंस आएगा, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपको डाटा याद होने लग जाएंगे, चीजें समझ आने लग जाएंगी, ठीक है ना। और पहली बार में ये कोशिश मत करना कि सारा कुछ याद हो जाए, इट विल टेक टाइम। तो ये हो गया जी। अब इसके बाद आते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ न्यूज जो इंपॉर्टेंट है, फोर्थ सेट ऑफ न्यूज जो आती हैं वो हो जाती हैं जी इंडिया की अचीवमेंट्स। इंडिया ने कोई अपना रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट मीट कर लिया, इस तरह की न्यूज होगी। इंडिया ने सोलर एनर्जी में इंडिया का ये रैंक है, इंडिया ने इस स्पेसिफिक सेक्टर में कोई अचीवमेंट हासिल की है, या फिर इतने करोड़ पीपल किसी प्रोग्राम में एनरोल हो चुकी हैं, इंडिया स्पेसिफिक अचीवमेंट्स। इन 4 तरह की न्यूज आपको ईएसआई में पूछी जाती हैं। इसी बेस पे ही आपके एग्जाम से क्वेश्चन भी निकल के आते हैं। अगर आप क्वेश्चन के बाद देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, एमएसएमई सेक्टर की डेफिनेशन चेंज हुई थी। सिलेबस से रिलेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, और न्यूज में भी था। ये मार्च की न्यूज थी, वैसे तो ये बहुत बार न्यूज में रहा है, अगर मैं बात करूं, सिर्फ मार्च में नहीं था, अगर मैं बात करूं ये लगातार एमएसएमई टॉपिक न्यूज में रहता ही रहता। तो एमएसएमई की डेफिनेशंस जो है यहाँ पे चेंज की गई थी बेस्ड ऑन देयर जो हमारी टर्नओवर है, इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है जी। अगेन मैसिव चेंज है, क्वेश्चन पूछा गया। तो ये टॉपिक्स पे आपको ध्यान रखना है। मैंने प्रोग्राम्स पे बोला, प्रोग्राम्स पे आप बिल्स को भी इंक्लूड कर सकते हो, या फिर प्रोग्राम्स में बिल्स हो गए, या फिर आप जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे नेशनल ट्रांसजेंडर काउंसिल हो गया, या फिर नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट SC/ST ट्रिब्यूनल हो गया, तो उन तरह की चीजों को भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं फेज 2 में भी इन्हीं तरह के टॉपिक्स है। नेशनल सिकल सेल एनीमिया मिशन 2023 का क्वेश्चन था। अब सिकल सेल एनीमिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उस टाइम पे इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, लैंडमार्क इनिशिएटिव था, तो वहां से हमसे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया किस तरह से प्रिपेयर करना है। अब एक छोटा सा प्लान बनाता हूं कि जी आपको टॉपिक्स किस तरह से पिक करने हैं। अब अगर आप एक 30 डेज की इनिशियल स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो देखिए, याद रखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि आपको 1 स्कीम अ डे पढ़नी है, हर रोज की एक स्कीम पढ़नी है इनिशियल डेज में। जब एक हफ्ता आपकी प्रिपरेशन प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप इसको बढ़ा के 2 स्कीम्स अ डे स्टार्ट कर दीजिए। तो यू कैन स्टार्ट विद दिस थिंग, 1 स्कीम अ डे। उसके बाद आपको सबसे पहले ESI करंट अफेयर्स पढ़ने हैं जून 2026 से, ESI करंट अफेयर्स पहले। और इसमें आपको जैसे कि एक स्कीम है, आप अगर 3 घंटे का स्लॉट बना रहे हो तो 2 आवर्स 2.5 आवर्स फॉर ESI करंट अफेयर्स, हाफ आवर फॉर स्कीम, दैट वुड बी द थिंग। जब आपका ESI करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ तब आप आओगे रिपोर्ट्स, इसको भी आप जून 2026 से स्टार्ट कर लीजिए। अब इस तरह से
आपको अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। जब मैं बोल रहा हूं जून, फिर आएगा जुलाई, फिर आ जाएगा आपका मई, क्योंकि अगस्त में तक आप जाओगे, तब आप मई को भी स्टार्ट कर सकते हो। फिर मई हो जाएगा तो उसके बाद आप अगस्त। अब यहाँ पे एक रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करना चाहता हूँ और एक एडवाइस भी देना चाहता हूँ, डू नॉट गो इन अ हरी। बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, जब मैं बात करता हूं उनसे, बहुत जल्दी में पढ़ रहे हैं कि नहीं नहीं यार खत्म कर दूं सर, 2 दिन में नहीं खत्म हुआ, 3 दिन में नहीं खत्म हुआ। भाई किस चीज के पीछे भाग रहे हो? क्या 2 दिन में पेपर है? क्या 3 दिन में पेपर है? नहीं, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आई है। तो क्वेश्चन क्या आता है, सर क्या हुआ नोटिफिकेशन कल आ जाए? आ जाए तो एग्जीक्यूशन चेंज होगा, पर जब तक नहीं आई है तब तक क्यों इतना एग्जीक्यूशन चेंज कर रहे हो? क्यों अपने आप के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हो? चीजों को समझो, टेक टाइम। अगर आप कुछ भी चीज, आपने अगर ग्रेजुएशन भी की है तो फर्स्ट डे ऑफ ग्रेजुएशन में आपको सब चीजें याद नहीं हुई, इट टेक्स सम टाइम। यहां पे भी यही चीज है, टॉपिक बिल्कुल नया है, चीजें पहली बार पढ़ रहे हो, तो क्यों अपने ऊपर प्रेशर लेके आ रहे हो कि पहली बार पढ़ना है? कम से कम आपको 2 से 3 रीडिंग्स एक टॉपिक में, एक डॉक्यूमेंट को देनी है। पहली 2 रीडिंग्स में आपको चीजें समझ आएंगी, अंडरस्टैंड करना सीखो। चाहे ब्रिक्स है, ये मेंबर्स हैं, ये चीजें हैं। जब 2 बार पढ़ लोगे, देन आई ऑलवेज से कि आपने क्वेश्चंस अपने सॉल्व करो। उसके बाद एक पॉइंटर नोट्स अपने पास बना के रखो, एक पेपर रखो, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिख लो अपने पास, ताकि उन चीजों को आप बार बार रिवाइज कर सको। क्रैम करने मत जाओ। 1 2 3 4 बार जब पढ़ोगे, ऑटोमेटिकली चीजें माइंड में आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली चीजें कनेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना। ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये सही करंट अफेयर्स पढ़ने में 20 दिन लगा दो, वो भी सही नहीं है, बट ये भी नहीं कि 2 दिन में खत्म करने हैं। अगर आप इनिशियल स्टार्ट कर रहे हो, 5 to 6 डेज आपको या 6 to 7 डेज लगते हैं ये से करंट अफेयर्स करने में, इट्स फाइन, डू नॉट वरी, फाइन है, कोई इशू बड़ा बड़ा बहुत बड़ा इशू नहीं है। जैसा टाइम लग रहा है कोई बात नहीं है, 4 5 दिन लगा लो, कर लो आराम से, समझ लो, क्योंकि ये टॉपिक्स बार बार रिपीट होंगे। ब्रिक्स की न्यूज एक बार नहीं आती, अभी भी आएगी, हो सकता है अगस्त में भी आ जाए, बट अगर एक बार टॉपिक अच्छी तरह समझ लोगे तो अगस्त में जाकर तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी। पिछले मंथ्स में टॉपिक सेम आ रहा, रिवीजन होगी। इस चीज के ऊपर फोकस करना है। तो इस तरह से अब आपको प्रिपेयर करना है अपना ईएसए के टॉपिक्स। बट अब एक टॉपिक इंपॉर्टेंट रह गया है कि कौन से सोर्सेज से अब आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं सोर्सेज की बात करता हूं दोस्तों, देखिए, फॉर नाबार्ड एग्जामिनेशन, चाहे वो ईएसए करंट अफेयर्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। क्योंकि अभी सेशन चल रहा है तो आप बहुत ज्यादा टॉपिक्स देखोगे जो रिपीट भी हो रहे होंगे, न्यूज में भी आएंगे, चाहे वो प्रोग्राम्स हो, स्कीम्स हो, क्योंकि गवर्नमेंट अपने प्रोग्राम्स को हाईलाइट करता है। तो पीआईबी इज द करता सकता है, मेन सोर्स है। उसके अलावा इनको कॉम्प्लीमेंट कीजिए, हिंदू या लाइमलाइट न्यूज़पेपर्स के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं हमेशा बोलता हूं, आपके पास एक कंपाइलेशन जरूर होनी चाहिए। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एडुटैप कंपाइलेशंस आल्सो, जो कि आप डेमो कोर्स में जाके देख सकते हैं। अगर आप खुद भी कोई पढ़ रहे हैं, खुद भी किसी और कंपाइलेशन से भी पढ़ रहे हैं, पढ़ लो, कोई बात नहीं है, बट एटलीस्ट कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। बिकॉज बहुत बार क्या होगा, आप पूरा का पूरा पीआईबी शायद ना कवर कर पाओ, कंपाइलेशन आर द बेस्ट सोर्स। अगर पीआईबी पढ़ रहे हो, व्हाट अबाउट अदर न्यूज़पेपर्स? हर न्यूज़पेपर को अप्रोच करना मुश्किल है, तो कंपाइलेशन इज द बेस्ट थिंग फॉर दैट, रिवीजन चीजें। और हर कंपाइलेशन को आपको अपनी कंपाइलेशन बनाना है। जो भी स्टूडेंट जिस कंपाइलेशन से पढ़ रहा है उसी को बार बार पढ़ो, और उसमें कुछ भी पॉइंट्स आपको एडिशन मिल रहे हैं, लग रहा है कि यार ये पॉइंट मुझे कहीं से मिला, वहीं पे ऐड करो। डिफरेंट डिफरेंट सोर्स के पीछे मत भागना, ये बहुत बड़ी गलती है जो हर स्टूडेंट करता है। ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट मैं कहता हूं करता है दोस्तों। क्यों मैं हर स्टूडेंट कह रहा हूं? बिकॉज आप एक डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करते हो, फिर आप कहते हो अच्छा दूसरे मुझे कोई 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल गए, मैं उसको पढ़ लेता हूं। वो गलती मत करो। यही गलतियां एंड में आके आपको एग्जाम कॉस्ट कर देते हैं, बिकॉज हमारे पास रिवीजन को बार बार चीजें पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। एक सोर्स को अच्छी तरह पढ़ो, कुछ मिलता है एडिशन वहीं पे ऐड कर लो। और जो स्टूडेंट्स एग्जाम क्रैक भी कर रहे हैं, आप देखना वो इस चीज को कहीं ना कहीं उसकी अहमियत को समझते हैं, इसीलिए वो एक सिंगल सोर्स को अपना मेन सोर्स रखते हैं, कुछ भी एडिशन मिलता है वहीं पे ऐड कर रहे हैं। तो ये चीज आपको करनी है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी ईएसआई स्टैटिक को लेकर क्या अप्रोच होनी चाहिए। देखिए ईएसआई स्टैटिक अगर मैं बात करता हूं, नाबार्ड में कहीं ना कहीं ईएसआई स्टैटिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां पे कुछ सर्टेन चैप्टर्स हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग में भी काम आते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में जो हेल्प करते हैं। जैसे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, हर साल आपको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको पता होना चाहिए। और अगर कोई पॉलिटिकल चीज न्यूज में, जैसे
पिछली बार वाइस प्रेसिडेंट जी ने रिजाइन किया था वो टॉपिक था, या इस बार कोई ऐसा टॉपिक न्यूज में है, आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो मैंने आपको बोला वो आपका यहीं से, अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपका ईएसआई करंट में आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा। इंडियन एग्रीकल्चर हो गया, रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, इन्फ्लेशन एज अ टॉपिक हो गया, पॉवर्टी एलिवेशन, मल्टीकल्चरलिज्म, इकोनॉमिक हिस्ट्री, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन एंड जेंडर इश्यूज। ये कुछ प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग में भी काम करेंगे, डिस्क्रिप्टिव में भी आप इन चीजों को यूज कर सकते हो, और इसी बेस पे आपका करंट अफेयर्स जो है आपके लिए रीड करना थोड़ा सा आसान हो सकता है, बिकॉज आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहां से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अपने ईएसए स्टैटिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एक स्टूडेंट है जिन्होंने ईएसए करंट अफेयर्स पढ़ लिया है, टॉपिक्स कुछ मंथ्स पढ़ चुके हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन डिवोट सम टाइम फॉर ईएसए स्टैटिक ऑल्सो। बट अगर आप अभी ही तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो पहले आप ईएसए करंट अफेयर्स को अप्रोच कीजिए। जब आपका वहां पे थोड़ा सा पकड़ बन जाती है, यू फील कॉन्फिडेंट कि हाँ यार मैं ईएसए करंट अफेयर्स कर लूंगा, देन यू कैन स्टार्ट विद ईएसए स्टैटिक। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। नाउ बिफोर आई रैप अप द सेशन, लेट मी जस्ट टेल यू, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि डेमो कोर्स को या बाकी कोर्सेज को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो गो टू द वेबसाइट ऑफ एडुटैप, edutap.in। वहां पे जाके आप नाबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज पे क्लिक कीजिए। नाबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज पे जब आप जाओगे तो सबसे पहले आपको हमारा ये डेमो कोर्स दिखेगा, 2 डे डेमो कोर्स, जहां पे मैंने आपको बोला है कि हमारा पूरा का पूरा गोल्ड कोर्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है जी, कंसेप्ट नोट्स, माइंड मैप्स, समरी शीट्स, करंट अफेयर्स की मैथ, सब कुछ मिलेगा जस्ट एट ₹1 फॉर 2 डेज। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे तो डिटेल में पढ़ना है, तो आप हमारे गोल्ड कोर्स के साथ जा सकते हैं। क्यूआरई अच्छा है, नॉन मेरिट सेक्शन अच्छा है, सिर्फ मेरिट सेक्शन की तैयारी करनी है, प्लस मुझे कहीं ना कहीं अपनी मेरिट सेक्शन की तैयारी करनी है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो आप सिल्वर कोर्स के साथ जा सकते हैं। देन गाइस कमिंग टू द, अगर प्रैक्टिस करने तो आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ भी जा सकते हैं, चाहे वो फेज 1 फेज 2 चाहे वो फेज 2 टेस्ट सीरीज हो। एंड इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दी ऑफर्स, तो आप जब भी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, जो भी ऑफर होगा अवेलेबल एट दैट टाइम, यू कैन अवेल दैट ऑफर बाय गोइंग टू द वेबसाइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप अब आपको ईएसआई को लेके जो डाउट है कि सर किस तरह से मुझे ईएसआई को अप्रोच करना है, आई माइट हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स हियर। ठीक है, फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो डू नॉट वरी, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। Just drop me an email at hello@edutap.co.in, or you can also have a call with me on the number 8146207241. So that's it for my side, guys. I wish you all the best for the examination. Now, I would say the clock जो है वो शुरू हो चुकी है for the NABARD examination. All of you who are preparing for NABARD, ठीक है, give your best, and now it's a time to push yourself. ठीक है, चलिए, all the best everyone.